अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नया दिन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूँ महक असलम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, नए नए मौज़ूआत हैं जिन पर डिस्कशन होगी। लेकिन एक पुराना पैगाम है, हम रोज़ कहते थे कि प्लीज़ अमल दरामद करें वरना वो होगा जिसके ख़िलाफ़ हमेशा अवाम कहती है ये हुकूमत ने क्या किया। अब आखिरकार वो स्टेप लेना पड़ा। कोरोना के वार तेज़ हो गए हैं और मुल्क भर में मस्बत केसेस का ग्राफ तेज़ी से ऊपर जाने लगा है। मुल्क भर में शरह जो है वो 5.25% के करीब पहुंच गई है। लेकिन कोरोना की चौथी लहर के दौरान वायरस का जो ज़्यादा जोर है वो सिंध, और अगर जब मैं सिंध की बात करती हूँ तो बिलखुसूस कराची में वार करता नज़र आ रहा है। कराची की बात कर लेते हैं जहाँ पर टेस्ट नताइज मस्बत आने की शरह 17% तक पहुंच गई है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये। इसके बावजूद भी अगर हम ये कह दें कि अब मास्क ज़रूरी नहीं है क्योंकि पाबंदियां तो ख़त्म हो गई थी, तो हम बहुत बड़ी गफलत में मुब्तला होंगे। और जब हम ये कहते हैं कि हम गफलत करते हैं, सो इसका ख्याल नहीं रखते, तो फिर सख्त इकदाम करने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। और यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने कल से 8वीं जमात तक स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया है। बच्चे तो चलें फिर से खुश हो रहे हैं, अब खुल के बकरों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन एक और परेशानी है कि इंडोर डाइनिंग भी बंद हो जाएगी। मास्क का इस्तेमाल ना करने और समाजी फासला नज़रअंदाज करने वालों की गफलत का ये नतीजा निकला है कि अब सिंध वाले ना तो पार्क्स जा सकेंगे और ना ही साहिल समंदर का रुख कर सकेंगे। हालांकि ओपन एयर है महक, लेकिन उसके बावजूद ना देखिए, उसमें भी हम देखते हैं कि मास्क नहीं पहना जाता, उसमें भी हम देख रहे हैं कि समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक ताजिर SOPs पर अमल नहीं कर रहे। ये पहले ही सिंध गवर्नमेंट कह चुकी थी कि अगर नहीं अमल दरामद होगा तो हम मार्केट्स बंद करेंगे। कराची में बढ़ते केसेस की वजूहात और अवामी आरा समेत जो माहिरीन राय रखते हैं उस पर प्रोग्राम में आगे चल के हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन मैं आप एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमारे ऊपर डंडा चलता है ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि अब हम सब कुछ करेंगे। फिर जब सख्ती आती है और जब गवर्नमेंट ये कहती है ना अब सब कुछ खुला है, सिनेमाज भी खुले हैं, पार्क्स भी खुले हैं, समंदर भी खुले हैं, तो ऐसा लगता है पिंजरों से जानवरों को आज़ाद कर दिया गया और वो दौड़े लगा रहे हैं। ज़रा वेट कर रहे होते हैं शायद वो कि बस आज़ादी हो और वो घूमे फिरें। एहतियात बहरहाल अगर कर रहे हैं हम सब, तो क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये चौथी वेव है, हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं और वेव्स भी आने, तो एहतियात करेंगे तो इसका फैलाव हम कम कर पाएंगे। एक और अहम खबर है वो भी आपसे शेयर करते हैं। एक और महंगाई का वार हो सकता है। ओगरा ने 16 जुलाई से पेट्रोल 11.5 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है। डीजल और मिट्टी का तेल इसकी कीमत भी बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिस पे शहबाज गिल साहब ने कहा था कि सिफारिश ज़्यादा थी, हमने कम पैसे बढ़ाए हैं। अब थोड़े ही दिन बाद एक बार फिर सिफारिश की गई। लेट्स सी इस बार क्या होता है, क्योंकि कौम की नज़रें हैं वज़ीर आज़म हाउस की जानिब के समरी मुस्तरद होती है या कि समरी मंजूर होती है। चूँकि नॉर्मली होता यही है कि जब सिफारिश की जाती है या तो मुस्तरद या उसमें से कोई एक कहना चाहिए कि फ्रैक्शन में उसको जो है वो बढ़ा दिया जाता है। और जब हम कहते हैं खान साहब की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम ये देखें कि अवाम की नज़रें खान साहब पर इसलिए होती हैं कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल होगी और अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सिर्फ इन उम्मीदों का महवर नहीं है खान साहब, और भी बहुत सारी उम्मीदें हैं जो कि जुड़ी हैं। वो है पड़ोसी ममालिक में क़याम अमन। जब भी पड़ोसी ममालिक की बात होती है और वहाँ पर अमन की बात होती है तो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि हम बार बार भारत को भी कह चुके हैं कि आएँ टेबल टॉक करें ताकि हम ख़ित्ते में अमन कायम कर सकें। अभी आजकल जो ख़ित्ता जिस चीज़ का हमें मुतहम्मिल नज़र नहीं आता वो है बदअमनी, लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कुछ आने वाले दिनों में ऐसा ही पैगाम दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ को बखूबी समझ भी रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई से टेलीफोनिक राबता किया है और पाक अफ़गान सूरत हाल पर बातचीत भी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट के ज़रिए ये लिखा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसले पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से अपना मस्बत पहलू दुनिया के सामने पहले ही रख चुका है जब अफगान तालिबान को मेज़ पर लाया गया था। अब जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसकी पाकिस्तान सदारत कर रहा है उसकी तफसीलात भी जल्द सामने आ जाएगी। कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई समेत अहम तरीन अफगान क़यादत को शमूलियत की दावत भी दी गई है, जबकि अमेरिका भी अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार का मुख्तलिफ नज़र आता है, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद जिनको राज़ी करना एक बड़ा ही मुश्किल काम नज़र आ रहा था और शाह साहब यानी शाह महमूद कुरैशी साहब
ने बड़े बखूबी तरीके से ये काम किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। पाकिस्तान और अमरीका महफूज और पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं। महफूज, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान का मतलब ये है कि ख़ित्ता अमन के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उससे बहुत सारे लोगों के मकासद जुड़े हैं, स्पेशली इंडिया के। अफ़गानिस्तान का मसला अकेले हल नहीं किया जा सकता, आलमी कम्युनिटी को इसका बोझ उठाना होगा। मैं कहूँगी ये जिम्मेदारी है, ये बोझ नहीं है। अगर हम खित्ते के अमन की बात करते हैं तो इस खित्ते में बहुत सारे ममालिक हैं और अमेरिका की तकरीबन तमाम ममालिक के साथ जो है ट्रेड अच्छी खासी होती है, जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी भी जारी है और स्पेन बोल्दी की मरकज़ी शहरा और बाबे दोस्ती, इन दोनों जगहों पर तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया, जबकि पाक अफ़गान सरहद सील कर दी गई है। अफ़गान पार्लियामेंट के अरकान के लिए आम मुआफ़ी दे दी है। ऐलान किया है कि अच्छा है कि कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे, सूबाई दारुल हुकूमतों में जंग की कोई पॉलिसी नहीं है। चलेंगे, ये तो आपने डिटेल से इसका अहाता के बढ़ते हैं आगे। और चूँकि बात हो रही है इमरान खान साहब की, बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है किस तरह से हम इस खित्ते के अमन के लिए कोशिश करते हैं, किस तरह इस खित्ते की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम कोशिश करते हैं। एक और पड़ोसी मुल्क, एक और पड़ोस तो नहीं, थोड़ा सा खित्ते का मुल्क है उज़्बेकिस्तान। यहाँ पर आज दो रोज़ा दौरे पर इमरान खान साहब ने रवाना होना है। उज़्बेक सदर से उनकी मुलाकात है। इस दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने हैं। ज़ाहिर है ये जो मुलाकातें होती हैं, ये जो विज़िट्स होते हैं, बहुत अहम होते हैं ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। वो चूँकि इस वक्त खित्ते का एक अहम मसला, जिसका महक ने भी जिक्र किया, तो जब भी खित्ते के किसी मुल्क की बात होगी तो अफ़गानिस्तान का जो मामला है उस पर ज़रूर तबादला ख्याल होगा, कैसे एक मुल्क खित्ते का उसमें रोल प्ले कर सकता है। एक और ख़बर, अफसोसनाक ख़बर है, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। साबिक सदर ममनून हुसैन साहब 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनके बेटे के मुताबिक ममनून हुसैन साहब कैंसर के पेशेंट भी थे। सदर आरिफ अलवी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत जो दीगर अहम शख्सियात हैं, उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया है। और जब हम बात करते हैं ना ममनून हुसैन साहब की, तो मुझे हमेशा एक बात, जब भी मैं इनके बारे में कहीं पढ़ती थी तो हमेशा आता था कि पाकिस्तान के ये दूसरे ऐसे सदर गुजर चुके हैं जो कि इंतहाई खामोश, इंतहाई पुरइत्मीनान, और जब भी उनसे बात होती है, जब भी उन्हें देखा जाता तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही रहती थी। तो अल्लाह पाक इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे, क्योंकि एक ऐसा नुकसान है जिसका अज़ाला ज़िंदगी भर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते जनाब, कुछ और भी नुकसानात हैं जो कि होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी गफलत होती है। कभी कभी हमारी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हो जाती हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतने हैंडसम कप्तान मिले हैं। कोरोना वबा के बावजूद माली साल 2020-21 में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 29 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। माहाना औसतन हजम 2 अरब 44 करोड़ डॉलर रहा। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 7 अरब 66 करोड़ डॉलर की रकूम आई। ये वो चीज़ें हैं जिस पर शायद मुझे लगता है कि जब भी अमेरिका की या फिर हम यूके की बात करते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ हमें अपनी पॉलिसीज़ से इस तरह के मामलों में थोड़ी कम बेहतर नज़र आती है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है इन दिस सिचुएशन जब हम बात कोविड की कर रहे हैं, जब कोविड ने सबको मुतासर किया, हर मुल्क की मैशत को मुतासर किया, हमारी पोजीशन बेहतर हो, हमारी पोजीशन बहुत बेहतर। तरसीलात ज़र में ये रिकॉर्ड इजाफा जिसका महक आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी। क्या इम्पैक्ट होगा इसका पाकिस्तानियों पर, इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की माशी बहाली में 7 समंदर पार पाकिस्तानी किरदार काबिल तारीफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले माली साल में माहाना 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रकूम भिजवाई। एक साल में तरसीलात ज़र में 6 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफा। मजमूई हजम 29 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 7 अरब 66 करोड़ डॉलर भेजे। यूएई से 6 अरब 11 करोड़, कुवैत समेत दीगर खलीजी रियासतों से 3 अरब 30 करोड़ 99 लाख डॉलर की रकूम आई। अमेरिका से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर, बरतानिया से तरसीलात ज़र का हजम 4 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। यूरोपीय यूनियन से 2 अरब 70 करोड़, कनाडा 58 करोड़, जबकि ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 60 करोड़ डॉलर आए। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा 2 अरब 77 करोड़ 82 लाख डॉलर आए। मजमूई तौर पर साल 2019-20 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र की बदौलत ही मुश्किल आलमी मुआशी हालात के बावजूद बैरूनी माली पोजीशन में बेहतरी आई है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी नंबर गेम को समझने के लिए हमने राबता किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुलहरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, तरसीलाते ज़र में इजाफा हमारे लिए बड़ी आसानी होती है समझने के लिए, लेकिन एक आम आदमी जिसका हमेशा सवाल होता है महंगाई से मुतालिक, उसको समझाएं कि ये मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है और पाकिस्तान में रहने वालों की ज़िंदगी पर आगे चल के और मौजूदा वक्त में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। देखिए, हमें जो भी चीज़ इंपोर्ट करना होती है वो फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट करते हैं। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देख लें, आप जो खुर्दनी तेल है, एडिबल ऑयल, उसको देख लें, या जो केमिकल है, इंडस्ट्रियल मटेरियल है। इवन इस वक्त अगर हम कोविड की वैक्सीन जो है वो खरीद रहे हैं, तो जो चीज़ भी पाकिस्तान बाकी दुनिया से खरीदता है वो रुपयों में नहीं खरीदता, वो डॉलर्स में खरीद रहा होता है। उसकी पेमेंट जो है बैन अल-क़ौमी करेंसीज में करना होती है। तो इसलिए हर मुल्क के पास अपने करेंसी का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो रुपये की कीमत जो होती है वो गिर जाती है, क्योंकि फिर पाकिस्तान को बाहर आदमी ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो परचेज करना पड़ रहे होते हैं, जो कि हुकूमत को अपनी अदायगियाँ करना होती हैं। जैसे कि तेल की अदायगियों के लिए तेल की कंपनियों को डॉलर जो है ओपन मार्केट से परचेज करना होते हैं। तो जब रेमिटेंसेस आती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास स्टेट बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास डॉलर्स आ रहे हैं, और वो डॉलर्स जो हैं वो दो तरह से पाकिस्तान में रहने वालों की मदद कर रहे हैं। एक तो डायरेक्ट मदद है, जो कि जो लोग वो रकूम भेज रहे हैं अपने अहल खाना को, उनको पैसे मिल रहे हैं, उससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो डॉलर्स हैं, ये वो फॉरेन एक्सचेंज है जो कि फिर स्टेट बैंक अपने पास उसको रिजर्व में रखता है, कमर्शियल बैंक अपने रिजर्व में रखते हैं, और वो पाकिस्तान की करेंसी की स्टेबिलिटी का ज़रिया बनते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान को जो अपने बैरूनी कर्जे हैं, जब उनकी अदायगी करना होती है, उन पे मार्कअप की अदायगी करना होती है, तो अगेन क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में करना होती है, तो जो रिजर्व्स होंगे अगर वो हमारे पास होंगे तो हमारा जो नाजरीन ने अक्सर सुना होगा जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं कि जी डॉलर्स आए कितने पाकिस्तान में, डॉलर बाहर कितने गए, तो ये जो डेफिसिट्स हैं इनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और ये फिर डायरेक्टली आपकी जो इकॉनमी है उसको इस्तेहकाम देने का बायस बनता है। ठीक, आबिद साहब, लास्ट ईयर के मुकाबले में ये तकरीबन 12% ज़्यादा है जून 2020, और अगर हम जून 2019 की बात करें तकरीबन 35% ज़्यादा है। ये हुआ क्यों? क्या ऐसे चैनलाइज हो गया है, या पैसा पहले वाकई कम आता था अब चैनलाइज हुआ है? ये 2-3 फैक्टर्स हैं। देखिए, जो पिछला साल और ये वाला साल भी इसमें स्पेशली मिडल ईस्ट में लोगों की आमदोरफ्त जो थी कोविड की वजह से, मुख्तलिफ पाबंदियों की वजह से बहुत कम हो गई। ज़ायरीन जो थे वो सऊदी, अगर आप देखें शकील साहब जो रिपोर्ट आपने देखी, तो एक तो आपने देखा कि मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और UAE से आपका मेजर चंक आ रहा है बाकी डेवलप्ड ममालिक के अलावा। लेकिन पहले ये था कि चूँकि आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा थी, लोग जो थे वो अक्सर स्पेशली उम्रा करने गए, हज करने गए, ज़ियारत पे गए, या वैसे कोई छुट्टी आ रहा है मिडल ईस्ट से, आते दफ़ा वो 5-6 और लोगों के पैसे जो है अपने गांव के वो साथ लेते आए। तो एक तो ये चीज़ थी जो कि अब वो बंद हो गई है। दूसरा जो था कि फाटफ के कवानीन की जो इम्प्लीमेंटेशन हुई पाकिस्तान में, तो वो जो इनफॉर्मल मैकेनिज़्म थे पैसे भेजने का, हुंडी, हवाला, उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, और वो सारे पैसे अब चैनलाइज हो रहे हैं आपके इसमें बैंकिंग की तरफ। और तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बाकी जो पाकिस्तानी बैंक्स ने ऑनलाइन जो मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर दी, तो जाहिर है कि अगर मैं बाहर बैठा हूँ और मुझे पैसे भिजवाने हैं तो मैं तो 2-3 चीज़ें सिर्फ देखता हूँ कि वो सस्ता हो, मुझे उस पर कोई फीस ना देनी पड़ रही हो, मेरे पैसे जो हैं वो सिक्योर हो और वो जल्दी मिल जाए मेरे घर वालों को। और अगर ये फैसिलिटी जो है ये पाकिस्तानी बैंक्स ने ऑफर करना शुरू कर दी है, तो फिर मैं हुंडी या हवाला या किसी और ज़रिए के पैसे भेजने की बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सिक्योर ज़रिए से पैसे भेजूं। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी सारा इफेक्ट डाल रही हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही हैं। ये जो हुंडी हवाला का आपने जिक्र किया सर, इसमें कितना % शेयर होगा? देखिए, ऑन टॉप ऑफ माई हेड शायद मैं आपको इसके शेयर नहीं बता सकता, लेकिन ये आपकी ये देखें ना कि ये जो आपकी 24% इंक्रीज हुई है, तो अगर आप इसमें कोविड का फैक्टर इस्तेमाल कर लें कि जी शायद 10-12% जो है वो कोविड की वजह से, जो पिछले साल ईयर टू ईयर इंक्रीज हुआ है, तो वो तो कोविड की वजह से हुआ ना। हुंडी वाला का फैक्टर जो है वो तो एक दफ़ा आ गया कि अब
लोग जो हैं वो बैंकिंग चैनल और फॉर्मल चैनल के जरिए पैसे भेजना शुरू हो गए। तो हम सेफली कह सकते हैं कि अगर ये 24% इंक्रीज है 2019 के मुकाबले में, तो इसका 50% जो है ये हुंडी हवाला से अब रेगुलराइज होकर बैंकिंग चैनल के जरिए आ रहा है, और तकरीबन 50% वो है जो कि लोग बाई हैंड लेके आते थे अपने अजीज़ व कारब के लिए या दोस्तों के पैसे, जो कि अब कोविड की सफरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन अल्लाह करे कि जब ये सफरी रिस्ट्रिक्शन हटती हैं तो फिर एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि फिर दोबारा से जो उम्रा और हज जो ज़ायरीन जो है जब उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होगा या यूएई से लोगों का सफ़र जब शुरू होगा, तो फिर देखा जाएगा कि आपका कितने % जो था वो हुंडी हवाला से था और कितने % है जो कि कोविड की वजह से बैंकिंग चैनल के जरिए आना शुरू हो गया। ठीक, इसके अलावा भी कोई अहम फैक्टर हो सकता है सर, जैसे पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल का चेंज होना, क्या इसका भी अहम रोल हो सकता है? जो डेट पेमेंट्स रिशेड्यूल होती हैं उससे भी कोई इम्पैक्ट होता है उसका? जी देखिए, जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो तारकीन वतन पाकिस्तान पैसे भिजवा रहे होते हैं उनको तो अपने वतन में पैसे भेजने हैं। स्पेशली जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में तो चूंकि लोगों को वो नेशनैलिटीज वगैरह नहीं मिलती हैं सच, चाहे वो 15-15 20-20 साल वहाँ पे रहें, तो उनको तो अपने पैसे, अपनी जो भी सेविंग्स है वो पाकिस्तानी होती हैं और अपनी सब्सटेंशियल अमाउंट भी भेजनी है। जो यूरोप और अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, ये वो हैं यहाँ पे के लोग जो हैं परमानेंट रेजिडेंसी भी हैं, इनके पास नेशनैलिटीज भी हैं, तो ये एक हुकूमत पे ट्रस्ट का मजहर बनता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है। तो लेकिन जो मिडिल ईस्ट के पैसे हैं वो तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो आने ही आने होते हैं, जो भी हालात है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को नेशनैलिटीज तो मिल नहीं सकती हैं। ठीक है, और उसमें ज़रा एक अहम फैक्टर ये बिल्कुल रहा है कि चूंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जब कोई आ ना सके तो पैसे तो उसने भिजवाने होते हैं घर वालों के लिए, और चूंकि बात हो रही है कि सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर से, यहाँ से ज़्यादा ये रेमिटेंसेज आई हैं, तो उसका मतलब यही है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये पैसा प्रॉपर चैनल से यहाँ पर आया है। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब हम बात कोविड ही करते हैं तो चूँकि आज आगाज़ में भी जिक्र हमने किया कि इस वक्त क्या परसेंटेज है, तकरीबन 5% इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान का है। सिर्फ कराची में 17% है। 17% बहुत ज़्यादा फिक्र। कल जब सुबह बात की 13% था और शाम में जब जिक्र करें तो 17 पर चला गया। यानी आप देखें शाम तक 4 बढ़ गया। तो ये ना अहली है कि आप SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंध बिलखुसूस कराची इस वायरस की लपेट में आ रहा है, जहां मस्बत केसेस की शरह दीगर तमाम शहरों के निस्बत कई ज़्यादा। जैसे कि शुएब ने भी जिक्र किया कि कल 13% थी तो शाम को वो 17 पे चली गई। यहाँ पर हुकूमत की नाअहली नहीं है, यहाँ पर आप लोगों की नाअहली है, यहाँ पर आम आवाम की नाअहली है। बाहर जाते हैं आप, ठीक है, आपके लिए होटल्स खुल गए हैं, आपके लिए सिनेमास खुल गए हैं, आपके लिए जो है शॉपिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इसमें आप मास्क की पाबंदी करें, समाजी फासले का ख्याल रखें, अपनी जो आपका शहर है उसको अपना शहर समझे और अपना शहर और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्लीज़ ये ना समझे कि शायद अब हमें आज़ाद छोड़ दिया गया है, अब कोरोना हमें कुछ नहीं कहेगा। आपकी नाअहली की वजह से हुकूमत ने जो सख्त इक़दामात लिए हैं, इसका खुमियाजा आप लोगों को ही भुगतना है। क्योंकि जब भी हम ताजिर बिरादरी को बुलाते हैं तो वो हमेशा एक बात करती है जी कि बाज़ार बंद कर दिए, मॉल्स बंद कर दिए, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ताजिरों को तो पाबंद भी किया गया था कि वैक्सीनेशन करवाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। और तुम्हें याद होगा शुएब कि यहीं पर बैठ के उन्होंने कहा था ना कि हम इस चीज़ की पाबंदी करेंगे, जो नहीं करेगा उसकी दुकानें बंद कर देंगे। तो वो दावे कहाँ चले गए? और महक, जब आपने बात की कि 13 से गया 17 पे, तो इस वक्त जो स्टैट्स हैं वो 19% हैं कराची के। यानी अभी के ये लेटेस्ट स्टैट्स आपसे शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त कराची का पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ कोविड-19 19% है। आप देखिए कि हम हर गुजरते लम्हों के साथ इसका जिक्र कर रहे हैं। चौथी वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है ड्यू टू डेल्टा वेरिएंट। प्लीज़ एहतियात कीजिए। एक वर्चुअल रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, लेकिन इसका ज़्यादा जोर सिंध और बिलखुसूस कराची में नज़र आ रहा है। कराची में टेस्ट नताइज मुस्बत आने की शरह 17% तक पहुँच गई है। 13 जुलाई को 5307 टेस्ट किए गए, जिनमें से 908 मुस्बत निकले। 12 जुलाई को 669 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 11 जुलाई को 6330 टेस्ट में से 890 का नतीजा मुस्बत आया था। 10 जुलाई को 870 केसेस रिपोर्ट हुए थे।
12 जुलाई तक सूबे में कोरोना की काबिल तशवीश अक़साम के 356 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें से अल्फ़ा के 95, बीटा के 162 और गामा के 29 केसेस सामने आए हैं। सबसे ख़तरनाक समझे जाने वाली भारतीय किस्म यानी डेल्टा के 66 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये आदाद शुमार बता रहे हैं कि कराची के अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, वरना मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। समाजी फासले का ख्याल ना रखना, मास्क ना पहनना यानी SOPs की खिलाफ वर्जी करना, यही वजह है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसका फैलाव कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। दीगर शहरों की निस्बत कराची में मुस्बत केसेस की शरह में दिन ब दिन, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा है। शहरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, सेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे, एसोसिएशंस, अगर मैं ताजिर बिरादरी की बात करूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। समझ ही नहीं रहे कि यह ख़तरा है, समझ ही नहीं रहे कि ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। शुरू में ऐसा है कि हम खुद जॉब वाले लोग थे, जैसे ये कोरोना आया तो हमारी जॉब से हमें उन्होंने हटा दिया। तो हमने देखा ये मास्क बिक रहा है तो हम भी लेके शुरू हो गए रोडों पे, और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बिकता था, इसमें अच्छी खासी रोज़ी मिल जाती थी हमें। अब आहिस्ता 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 ये बहुत ही कम होता गया है, बहुत ही कम होता है। अब ऐसा है कि ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, ना कोई तवज्जो। शायद लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं लगा रहे हैं? बस लोगों की अपने मर्जी होगी। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मेरे जेब में पड़ा होगा। वायरस कम हो गया ना, अभी तो बीमारी कम हो गई, जिस वजह से लोग जो है ना मास्क जो है ना एहतियात कम कर रहे हैं। हुकूमत ही क्या, हुकूमत तो बोलती रहती है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह नजर आती है? गवर्नमेंट का काम है ये। नहीं, ये तो लोगों का काम है ना, मास्क लगाना तो गवर्नमेंट तो नहीं लगाएगी। गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो फिर लगाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि कोरोना है, वो अमल करेंगे तो पता चलेगा ना। ना तो वैक्सीन लगा रहे हैं, ना मास्क पहनते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं सब। नहीं, पहले जब कोरोना आया था तब लोग डर रहे थे, मास्क लगा रहे थे। अब क्यों नहीं डर रहे? अभी डर खत्म हो गया। इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है, और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध स्पेशली कराची की जब हम बात करते हैं तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है। यानी कल दिन में 13%, रात तक ये गया 17% तक, और अभी जो इत्तलात हैं उसमें 19% तक बढ़ गया, और मुख्तलिफ वेरिएंट है जिसका आवाम शिकार हो रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में बढ़ते हुए लम्हों में शहरियों के लिए, कराची वालों के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि एहतियात तो बरतते नहीं रहे ना कराची वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि बड़े कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ना ही सरकार SOPs पे अमल दरामद कराने में कामयाब हो पा रही है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि देखें, एक वेव जब आई, पहली वेव, उसमें जब नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए तो हमें ये इंप्रेशन मिला कि शायद कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। फिर नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि सब लोगों ने जो थोड़ा बहुत भी एहतियात करते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो दूसरी वेव आ गई, इसी तरह से तीसरी वेव आ गई, और अब चौथी वेव इसलिए आ रही है कि हमने हर चीज़ जब हुकूमत ने खोल दिया है, एसोसिएशन के प्रेशर में या दूसरे लोगों के प्रेशर में सब चीज़ें खुल गई हैं, तो कम SOPs पे तो अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब खतरा इस बात के, जैसे कि अभी आपने बताया कि 66 केसेस इंडियन वेरिएंट्स के, जो कि डेल्टा वेरिएंट्स कहलाता है, और ये बहुत ही खतरनाक तो वेरिएंट है, और उसकी खतरनाक इस सेंस में कि तमाम लोग, आपके जो नाजरीन हैं, उन्होंने देखा होगा कि इंडिया में क्या तबाही इस वेरिएंट ने मचाई है, और आजकल इंडोनेशिया में क्या क़यामत मची हुई है
कि यही वेरिएंट्स कितनी क़यामत मचाया हुआ है। तो अल्लाह ना करे ये जो 66 केसेस आप बता रहे हैं सिंध में, कराची में, ये तो रजिस्टर्ड है, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड आप समझ लें कितने केसेस होंगे। बहुत से लोग बताते ही नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक इलाज है कि लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों और SOPs पे सख्ती से अमल करें। अगर आप वैक्सीनेशन करा भी लिया है आपने, तो भी आपका कारोबार चाहते हैं चलता रहे, आप चाहते हैं कि आपका शादी हॉल चलता रहे और बाकी चीज़ें भी रूटीन की सब चलती रहे, तो आपको उसमें सख्ती से SOPs पे अमल दरामद कराना होगा, वरना हुकूमत यकीनन मजबूर होगी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें। और मुझे डर है कि इस वक्त ये कराची की सूरत हाल है, ईद के बाद हो सकता है, मैं NCOC से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से इक़दाम करें, क्योंकि यहाँ से जब लोग छुट्टियां गुजारने दूसरे शहरों में जब जाएंगे तो वहाँ ये बीमारी लेके जाएंगे और वहाँ फिर दूसरे शहरों में भी इसके नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन इंक्रीज होना शुरू हो गए नंबर ऑफ केसेस। तो एहतियात ही इसका इलाज है और जितनी जल्दी हम इस पे काबू पा सकेंगे तो हम इस बीमारी को पाकिस्तान से का खात्मा कर सकेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, ऑल्दो बहुत कम है ये तादाद, बट स्टिल 2 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हुई है और एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे अफराद हैं वैक्सीनेशन के बाद हम देख रहे हैं कि कोविड उनको हो रहा है और वो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। इस वक्त हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, क्या इतलात आप तक हैं? जो लोग आ रहे हैं विद द सिम्टम्स, क्या पहले से सिम्टम्स कुछ माइल्ड हैं या कि अभी भी उसी तरह से आ रहे हैं, उसी तरह की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उनको हॉस्पिटल में विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिलेंडर्स, विद रिस्पेक्ट टू वेंटिलेटर्स? देखिए, इस वक्त सूरत हाल तो काबू में है, बिल्कुल ऐसे ही है, सब चीज़ें, ऑक्सीजन भी है और इतने नंबर ऑफ केसेस, लेकिन ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। बल्कि जैसे अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लम्हा बलहमा, ये इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही है कि अस्पताल में दोपहर को जब मालूम किया जाता है तो कुछ और सिचुएशन होती है, रात को मालूम करते हैं तो कुछ और सिचुएशन होती है, दूसरे दिन सुबह पता करते हैं तो कुछ और होता है। अच्छा। लिहाजा अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के रिश्तेदार एडमिट होते हैं, हमें फोन कर रहे होते हैं, मैं उनको लोगों को देखता हूं कि वो परेशान तो हैं कि उनके एडमिट हो गए, अब क्या होगा, लेकिन वो खुद मास्क नहीं लगा के अस्पताल के बाहर खड़े होते हैं। ये एक बहुत ही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या अशरफुल मखलूकात, क्या हमें समझना चाहिए कि ये बहुत परेशानी वाली बात है। हम देख रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग इंतकाल कर रहे हैं इस बीमारी के अंदर, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है वो लोग थोड़ा सा, उनकी सिम्टम जो है वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। हाँ। लेकिन जिन्होंने लगाया है उनमें से एक वैक्सीन लगाए हुए साहब भी इंतकाल कर गए हैं, तो ये बहुत रेयर केस होता है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो सेफ हैं और मामूली सी उनकी सिम्टम है और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, मेजॉरिटी लोग जो हॉस्पिटल एडमिट हो रहे हैं वो लोग हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक रोजाना 5 लाख से 6 लाख अफराद वैक्सीन नहीं लगा लेते हैं, हमारे मुल्क में ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और ये प्रॉब्लम हमारा चलता रहेगा। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि वॉलंटरीली लोग आए और वो वैक्सीनेट हो और खुद अपनी मदद। आप अभी जो मवेशी मंडी में लोग जा रहे हैं वहां पर देखा जा रहा है, आप जो अवाम की बात कर रहे हैं ना, तो अवाम का आई थिंक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से शायद हमारे मुल्क में है नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। हमने शायद भारत से भी नहीं सीखा, जहाँ का हेल्थ सिस्टम बदकिस्मती से हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब दिल्ली में हमने देखा था कि हर तरफ कोविड-19 के पेशेंट्स है, तो उनका हेल्थ सिस्टम भी कोलैप्स कर गया था। हाँ, और ये डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अवाम है बहुत रिलैक्स है, उनको लग रहा है शायद अब मजाक शुरू हो। और इसमें एक पॉइंट और भी सर कि हम ये भी देख रहे हैं कि एवरेज 3.5 लाख लोगों को अगर फर्स्ट डोज लगती है तो उसमें से 1.5 लाख सेकंड डोज के लिए जा रहे हैं, बाकी नहीं जा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये बात मैं बार बार कर रहा हूं कि जी बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने पहली डोज लगा ली है वो सेकंड डोज
उनकी ड्यू हो गई है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि बीच में वैक्सीनेशन की सप्लाई जो है वो तो 1-2 दिन के लिए सर मसला हुआ था, बिल्कुल 2 दिन के लिए हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ रवैया ये होता है कि जी हम गए थे, हमें तो भगा दिया गया, हमें उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा परसों आओ, या मसरूफियत। तो हाँ, मसरूफियत। हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि जी आपकी जान की कितनी इम्पोर्टेंस है, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके तवज्जो से दोबारा बताना चाहता हूं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत खतरनाक है इस सेंस में कि ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इसकी सिम्टम जो शुरू में है वो एग्रेसिव सिम्टम नहीं है, मतलब हल्का सी आपको बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, और हम लोग जो थोड़ी बहुत जो सिम्टम जब डेवलप होता है ना तो हम ज्यादा लिफ्ट कराते नहीं है जब तक कोई प्रॉब्लम हमें परेशानी ना हो। और जब हमें ज्यादा तेज बुखार होता है, 3 दिन हो गए बुखार नहीं खत्म हो रहा है, तो फिर हम घर पे सोचते हैं कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब हम सूरत हाल जो है डॉक्टर साहब वो मजीद बिगड़ चुकी होती है और फिर शायद हमारी आवाम की यही गफलत है, बिल्कुल हमारी आवाम की यही गफलत है जिसके नतायज अब हमें भुगतना भी पड़े। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और बार बार डेली बेसिस पे एक ही बात कहते हैं कि ठीक है अगर हुकूमत ने मॉल्स खोल दिए हैं, सिनेमा हॉल्स खोल दिए हैं, तो प्लीज़ ये ना महसूस करें कि बहुत ज़्यादा आप आज़ाद हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। ज़रा इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। इंतखाबी मुहिम तेज़ होती जा रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है मरीम नवाज़ के भी जलसे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी जो है वो हमें नज़र आती है कि किस तरह से आवाम को इकट्ठा किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए पोलिंग तो 25 जुलाई को होगी, लेकिन उम्मीदवारों को अभी से बहुत ज़्यादा यकीन है कि जीत उन्हीं की होगी। जब हम बात करते हैं पीटीआई की तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पीटीआई विफाक में बैठी है और हम अमूमन तज्जियाकारों का यही होता है कि जो विफाक में है मैदान हमेशा आज़ाद कश्मीर में वही मारता है। मोहम्मद शोएब ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास साहब से गुफ्तगू की है। वो कितने पुरुमीद नज़र आते हैं कि क्या वाकई जो विफाक में है वही आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आएगा। क्या गुफ्तगू थी, आइए आपको दिखाते हैं। पुंछ डिवीजन LA 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सरदार तनवीर इलियास साहब इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थोड़ा सा हम वॉक भी करते हैं, गुफ्तगू का भी आपके साथ हमारा एक सेशन होगा। सियासत में ये आपका पहला कदम है, बिजनेस से सियासत, अब तक रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आवाम का? देखें, सियासत में तो थे, फैमिली हमारी सियासत में थी। उसमें ऐसे है कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स तो मैंने नहीं की थी। ये आप ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स के अंदर मैं इन्वॉल्व हुआ, लेकिन फैमिली हमारी पॉलिटिक्स में थी। अच्छा। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी एसोसिएशन होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ठीक है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह। सर इन इंतखाबात से मुताल्लिक एक आम तासुर यहाँ पर ये बन गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप्स हैं, एक तनवीर इलियास साहब का ग्रुप है और एक बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप है। क्या ऐसा है, ये ग्रुप बंदी है? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल के 2 ग्रुप हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ही ग्रुप है और वो ग्रुप है इमरान खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक है, इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं। लोग स्पेकुलेशंस करते रहते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पार्टी के सदर हैं, पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ग्रुपिंग की बात। ठीक है, अगर आप इंतखाब जीत जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, क्योंकि जितना अभी तक हमने हल्का भी कवर किया तो हमें तो नज़र आ रहा है कि हर तरफ आप ही का नाम है। आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे? मेरे किसी ओहदे के मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, ना कैंडिडेट हूँ। ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनका प्रोगेटिव है इमरान खान साहब का कि वो किसको बनाते हैं, तो ये डिसीजन उन्होंने करना है। अगर वो डिसीजन ये करते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान साहब को कैंडिडेट चुनते हैं तो फिर आप जिसको वो बनाना चाहेंगे हम बिल्कुल खुशी से उसको अपना प्राइम मिनिस्टर मानेंगे। किसी को भी बना सकते हैं इमरान खान साहब, तो उसमें कोई तो दूसरी राय नहीं है। जब प्रोगेटिव उनका यकीन उन्होंने बनाया। तो फिर आप पहले सवाल पे दोबारा आ जाते हैं। आपको चुन लिया गया एज अ कैंडिडेट फॉर द PM, उसके बाद क्या आपका प्लान है विद रिस्पेक्ट टू आज़ाद कश्मीर? क्या नई इस्लाहात आप ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मुझे कोई भी जिम्मेदारी, मैं किसी ओहदे की बात नहीं करता, मुझे कोई भी जिम्मेदारी जो हमारे चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन में हूँ कि उसको मैं डिलीवर कर सकूँ। तो जो भी काम होगा लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक इंशाअल्लाह होगा। और इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से एक कमिटमेंट है, उनकी एक विजन है,
एक सोच है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कैसी तामीर और तरक्की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाली जो PTI की गवर्नमेंट होगी उसमें जो भी होगा इंशाल्लाह वो ऐसा डिलीवर करेगी कि जो यहाँ के रहने वाले लोगों के ख्वाबों की ताबीर होगी। ओके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती है, अगर आप PM बन जाते हैं उस पर ऐसी कोई मूव होती है आज़ाद कश्मीर को सूबे का दर्जा देने की, आपको उसमें मौक़िफ़ क्या होगा? तो देखें सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग अपने, मैं ये समझता हूँ कि जिनके पास सियासी तौर पर कुछ बेचने के लिए नहीं वो ऐसे प्रोपोगंडे करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे जितने भी कौमी इदारे हैं, कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है, कोई ऐसा तख़य्युल नहीं है कि उसको सूबा बनाया जाए। वो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की एक रियासत है और वो रियासत रहेगी और इसमें उसको सूबा बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जाएगा? तो ये देखें जिन लोगों के पास कहने को बेचने को कुछ नहीं है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन अभी भी हम बहुत सी जगहों पर देख रहे हैं, इवन आपके अगर मैं हल्के की बात करूं तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस तो हैं बट टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ कम है, उस पर भी काम करेंगे, वो सोच भी है? देखिए आज़ाद कश्मीर में न सिर्फ टूरिज़म, यहाँ पे काटेज इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे आपके हाइडल के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह वाटर स्पोर्ट्स और जितने आपके शैले और रिज़ॉर्ट्स जो स्पेशली जो रिवर्स हैं यहाँ पे, जितनी आबशारें हैं कुदरती, उसके हवाले से फिर मैं समझता हूँ कि IT सॉफ्टवेयर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बड़ा पोटेंशियल है। IT सॉफ्टवेयर के हवाले से आज़ाद कश्मीर में कोई तसव्वुर भी नहीं था पहले कि इस पर काम किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जो प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब एम्प्लॉयमेंट एनेबलिंग होती है ना, वो 0.2% भी नहीं है आज़ाद कश्मीर में। यहाँ टोटली लोग यहाँ के या तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं या ओवरसीज़ में जाते हैं। ठीक है, तो उनके पास आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो काम कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं IT सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ कि जिससे आपके यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। अच्छा। और प्लस रेवेन्यू भी एक हुज किस्म का रेवेन्यू। देखें हमारे पड़ोस में इंडिया $500 बिलियन सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपके पास भी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है हमारे मुल्क में और आज़ाद कश्मीर में भी। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो आने वाली होगी, हमारी रिकमेंडेशन और तरजीहात ये होंगी कि वो इस तरह हो जाए। अच्छा, एक लाइट नोट पर सवाल है सर, एक बिजनेसमैन पैसे कमाने की तरफ बहुत फोकस्ड होता है और जब पॉलिटिक्स की बात होती है और स्पेशली इलेक्शन कैंपेन तो पैसा लगाया ही जा रहा होता है, ऐसा ही हो रहा है एक बिजनेसमैन जिसने बहुत कमाया अब लगा रहा है? देखें इलेक्शन में तो क्या इलेक्शन कमीशन की जो पाबंदियाँ होती हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक ही आप स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतने पैसे तो इलेक्शन पे नहीं खर्च होते और यहाँ के जो इलेक्शन है ना, इसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तो उसमें यह है कि ये बड़ा पुराना इलेक्टोरल प्रोसेस है, यहाँ के लोग इसके अंदर काफ़ी मैच्योर हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनफरादियत ये है कि एक तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है, फिर यहाँ पे कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं होती वोट्स के हवाले से कि आप कहें कि आपके पैसों की ज़्यादा। लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन जब गवर्नमेंट के साथ अटैच होते हैं तो हुकूमत का रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है उनको बहुत बेहतर आइडिया होता है। सिर्फ हेली पर ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं या कि उसके अलावा भी एक्टिव है यहाँ पे? क्योंकि ये समझा जा रहा है कि सरदार साहब ने जहाँ जाना होता है हेली उड़ाया और पहुँच गए। देखिए उसमें यह है कि टाइम बड़ा मेरा मैटर कर रहा होता है। बाज़ वक़्त आपके पास टाइम कंपल्शंस होती हैं और आप हेली यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त तक हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने हेली यूज़ नहीं किया। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आगे आने वाले दिनों में हमारी मरकज़ी लीडरशिप भी आ रही है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ एक से दूसरी जगह पे बाद जगह दूर है, 3 से 4 घंटे बाई रोड लगते हैं और अगर आपने एक दिन में 3 या 4 जगहों पे एड्रेस करना है तो आप कहेंगे मैं बाई रोड जाऊंगा तो वो सिर्फ आप एक ही प्रोग्राम कर सकेंगे। तो जब वहाँ से मरकज़ी लीडरशिप आएगी तो हो सकता है कि चूँकि ये सारे के सारे यही कर रहे हैं कि मतलब वो हेली यूज़ होते हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के लिए किसी को फोकस कर लिया जाता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह वैसे लोगों के पास आने जाने के लिए तो वो यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे रोड जाती हैं, किसी को हेली की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आपकी डिज़ायर नेसेसिटी हो तो उसमें बिल्कुल यूज़ करने में कोई अर्ज नहीं। ठीक है, बाग के आसपास के इलाकों से मुताल्लिक़ कहा जाता है कि वहाँ पे सड़कों का बड़ा मसला है, ज़रा आपको भी इसका इदराक होगा, उस पर भी कोई प्लान बनाया हुआ है? सड़कों का जाल, पहुँचना आसान, कम्युनिकेशंस, नेटवर्क्स। एक बाग नहीं, मैं आपको बताऊँ पूरे आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू है। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस पे काम होने की ज़रूरत है, काम करना चाहिए। और बाग में भी बहुत बुरे हालात हैं और इस पे काम होने। बुरे हालात से क्या मैं समझूं कि पहले वालों ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, वो तो खुली हम तो पब्लिकली कहते हैं नहीं किया। लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती। देखें एक स्कूल 1974 में प्राइमरी बनता है, आज 2021 में भी वो प्राइमरी स्कूल है। तो मेरा काम तो मैं आपको बताऊँ, आज भी ये गद्दे जो हैं इनके ऊपर पानी लाया जाता है,
बाग बस्ती बाग के अगर बेशुमार और भी इलाके होंगे, ख़वातीन मतलब सरों के ऊपर गड्ढे रख के पानी लाती हैं। तो ये एक रियलिटी है। आप कहें कि शहद और दूध की नहरें बह रही हैं तो वो तो नज़र आना चाहिए कहीं अगर हो तो इसका मतलब है जो पहले वालों ने काम तो नहीं किया, करप्शन भी हुई है। यकीनन ये यहाँ आज़ाद कश्मीर में बहुत पैसा खाया जाता है। ये तो आते ही पैसे खाने के लिए। अब पैसा लगाया जाएगा, अब किस हम ये समझते कि ये पब्लिक का पैसा है, उसका यही तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यही तो क्यों काम उनके पीछे खड़ी है, इसलिए कि वो जो कौम का पैसा वो कहते हैं ज़ाया न किया जाए, वो डेवलपमेंट पे लगे, जिस प्रोजेक्ट के लिए उसके ऊपर लगे। मुकाबला मुश्ताक मिन्हाज साहब से है या किसी और उम्मीदवार से समझ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मुश्ताक मिन्हाज साहब इस वक्त इलेक्शन की दौड़ में हैं। अच्छा, मेरा 6-7वें नंबर पे होंगे। आप अपने मुकाबला किससे होता देख रहे हैं? मैं तभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपने हमारे भाई का जिक्र किया मिन्हाज साहब का, वो मुझे 6-7वें नंबर पे नजर आ रहे हैं। बहुत ही पीछे कर दिया आपने तो उनको। एनीवेज जी, हम अक्सर के साथ जाएंगे बिकॉज ज़ाहिर सर डोर टू डोर इस वक्त जो कैंपेन है उसमें भी हमें नजर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको बताएं कि करेंसी नोट के ऊपर एक तहरीर लिखी होती है कि हामिले हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान को ज़मानत से जारी हुआ। हम सब लोग अपनी जेबों में बहुत सारे पैसे रखते हैं, कुछ लोग कम भी रखते हैं, कुछ जेबों में नहीं भी रखते नहीं भी रखते, बैंक में रखते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं है कि इस तहरीर का क्या मकसद है, ये जो नोट पर लिखी होती है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, असल वजह क्या है, जानते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में। नोट 10 रुपए का हो, 50, 100 या 1000 रुपए का, मालियत के मुताबिक हर नोट पर यह जुमला जरूर लिखा होता है, लेकिन अक्सर लोग इसके मतलब से लाइल्म हैं। हमले अज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा, मुतालबे पर जो ना चीज़ अदा हो तो उस पर यही है ना कि जो आजकल के हालात है, जो करेंसी के साथ हो रहा है। हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। इस जुमले का मतलब क्या आपको पता है? कभी स्टडी नहीं किया तो इल्म इसी वजह से नहीं है ना, पहले तो स्टडी करना चाहिए। मेरे ख्याल में जब वो आप मुतालबा करेंगे नेशनल बैंक से तो वो आपको उसकी जो है कीमत वो अदा कर देगा, जो भी होगा इसका। कुछ तो सवाल के जवाब में सिर्फ मूंछों को ताव देते रह गए। कुछ लोगों ने करेंसी नोट पर लिखी तहरीर के ऐसे जवाब भी दिए जो तकरीबन दुरुस्त थे। जैसे आपने ये चीज़ खरीदी है तो उसके मुतालबे पर कि जी मुझे ये चीज़ इतने की है, मुझे इतना करेंसी नोट दे दो, तो उसके जो मुतालबे उस पर हम उसको अदा करें। इसका मतलब ये जो तेरे पास नोट है ना, वो तू किसी को भी देगा, तेरे से वो जो है ना वो लेगा, जरूर उसके चीज देगा कि उसका कीमत अदा करेगा। सवाल का जवाब देने के बजाय कुछ लोगों ने तो हमारा भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, जिसमें हम सुरखरू ठहरे। लोगों के जवाब तो आपने सुन लिए, लेकिन इस जुमले का सही मतलब क्या है, ये जानने के लिए हमें किसी तगड़े मुआशी तज्जियाकार की मदद लेना पड़ेगी। बैंक दौलत पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो हामले हाजा को जिसके पास भी ये मौजूद है उसको क्या अदा करेगा, 1000 रुपया। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और बैंक दौलत जो स्टेट बैंक के दरमियान। उसके इक्विवेलेंट या आप सर्विसेज ले रहे हैं या आप गुड्स ले रहे हैं। ये था इस तहरीर का बिल्कुल सही जवाब। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, चूंकि ज़ाहिर है इसका यूजेज बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि मैं तो उस दिन एनलाइटर नोट कह रहा था कि अब तो ये नहीं कहना चाहिए कि आवाम कहते हैं, बल्कि कहना चाहिए ये टिकटॉकर्स कहते हैं, और जो कहते हैं वो लगता है दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा इस वक्त टिकटॉक यूज़ कर रहा है, या फॉर दैट मैटर जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मौजूद है, जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त। अगर हम फिर हॉल के बाहर से गुजरे हैं किसी और जगह से, सी व्यू से, या फॉर दैट मैटर किसी और पिकनिक स्पॉट से, तो बस एक मोबाइल फ़ोन है और दूसरी जानब 2-3 लोग हैं, वीडियोज़ बन रही हैं। हर शख्स इस वक्त लगता ये है कि कंटेंट या तो क्रिएट करे या वीडियोस एटलीस्ट बना रहा है। कुछ वीडियोस बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं, कुछ का कंटेंट ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, कुछ का कंटेंट ऐसा होता है जिस पर तनकीद होती है। दिन रात इस वक्त जो अपलोड हो रही हैं वीडियोस, उसमें कुछ जो है वो देखने वालों की दिलचस्पी का बायस बनती हैं, और कुछ का कंटेंट ऐसा होता है कि लोग अफसोस का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मायूसी हुई ऐसा कंटेंट देखकर। टिकटॉकर्स को अब तक
ये रहनुमाई मिल क्यों नहीं सकी कि वो इतने बासलाहियत नौजवान हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चैनलाइज किया जाए उनको, उनकी रहनुमाई हो नहीं रही। इस वजह से कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आवाम परेशान भी होती है, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वेयर आर द प्रायोरिटीज़। अब बच्चे, लड़के, लड़कियां जा किस जानिब रहे हैं। रहनुमाई का ना होना ये कितना बड़ा मसला है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने इस अहम मौजू पर एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। यूट्यूब, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका फराहम करते हैं। बहुत से लोगों को रातों रात शोहरत मिली, मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, तो बहुत सौ के लिए इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया को ज्यादातर मनफी अंदाज में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कराची के निजी प्रोडक्शन हाउस की रूह रवां सीमी नवीद कहती हैं कि ये तरबियत की कमी का नतीजा है। स्मार्टफोन्स का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, आप किसी को तकलीफ़ देना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी की भी वीडियो बना के आपने उसका मजाक उड़ा दिया, रिलेशनशिप्स का मजाक उड़ा लिया, तो दैट इज़ नॉट, उसका पर्पस ये नहीं है मोबाइल का। आपको इतना ज़िम्मेदार होना चाहिए, या लोगों को, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को। इंस्टीट्यूट का ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट का मतलब है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं या लोग जो काम कर रहे हैं इस तरह के, वो उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी आपकी प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर, आपके कंटेंट डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को अपने साथ ऐड करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ उनसे कंट्रीब्यूशन मांगें। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग सोशल मीडिया को मस्बत पैगाम फैलाने और माशरे की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। बसीरत का मतलब है ईमान की हालत में ये समझना कि यहाँ मुझे फैसला क्या करना। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद होने के बाद एक खुली होती है, और उस खिड़की का नाम रहमत है। मगर ऐसे लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ज्यादातर जो मवाद सामने आ रहा है वो मयार के किसी पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। वीलॉगर सिद्रा खान का कहना है कि मयारी कंटेंट के लिए तरबियत ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास बहुत बढ़ता हुआ पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन उनके लिए सही गाइडलाइंस नहीं है। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने आइडियाज़ को एक वीडियोस, एक कंटेंट की शक्ल देना चाहते हैं, हमारे पास एक फुल फॉर्म ऑफ गाइडेंस नहीं है कि उसको किस तरीके से एक शक्ल दी जाए। वी डू नॉट हैव आर्ट डायरेक्शन, हमें एंगल्स की आइडियाज़ नहीं है। मेरे ख़्याल से हमारे पास एक ऐसे इदारे होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो हमें एक तरीके की मेंटोरशिप्स दी जाएं, जहां हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और हम अपने आप को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो फिल्म और टीवी प्रोडक्शन की तरबियत देते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा नहीं। सीनियर अदाकार तलत हुसैन का कहना है कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी के अलावा कुछ दीगर अवामिल भी हैं जो सोशल और डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक अफराद की तरबियत और रहनुमाई की राह में रुकावट हैं। सर फिल्म एकेडमी तो लाहौर में खुली थी, क्या हुआ? ख़त्म हो गया, पूछने वाला कोई नहीं है। और यहाँ कराची में छोटे मोटे लोग ऐसे जो हैं जिन्होंने ये सीखा है ये काम करना और कर सकते हैं, वो तो अपनी छोटी छोटी फिल्में बना के काम कर रहे हैं अपना। हाँ, कौन सिखाएगा ये एक अलग मसला है। वही वाली बात है कि अब उनको सिखाने वाले जो लोग हैं उनको आप मुझे ये बता दीजिए कि आप माशाल्लाह आप तो ये काम करते रहते हैं और आप देखते रहते होंगे, आप मुझे ये बताइए कि क्या संजीदगी से क्या जो लोग हैं ये, क्या लोग उनको उनकी इज्जत करते हैं? करते हैं इज्जत उनकी? जब वो इज्जत ही नहीं करते तो सिखाएंगे क्या? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में फ़िल्म मेकिंग पढ़ाई जा रही है, लेकिन फ़िल्म मेकिंग
क्या हम लोग पैरेलल हैं दूसरे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ से भी पैरेलल मेरा ख्याल है काम नहीं कर रहे हैं, या उनके पैरेलल भी कुछ नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो करना चाहिए। जैसे ISPR ने अभी किया है कि वो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वाई कांट वी ऑल डू दिस। हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन ask for scripts, we can ask for actors, we can ask for directors के आए आके हम लोगों के लिए। एक फिल्म फेस्टिवल होता था 1 मिनट फिल्म फेस्टिवल, वो इंटरनेशनल लेवल पे होता था, और वो भी अभी ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन में नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों को पाकिस्तानी बिल्कुल प्योरली पाकिस्तानी चीज़ें करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अनसोशल रवैये हों या फाहशी और बदतहजीबी का उरूज, माहिरीन मुत्तफिक हैं कि नौजवानों को मुनासिब तरबियत और रहनुमाई फराहम करके न सिर्फ मनफी रुझानात का खात्मा किया जा सकता है, बल्कि उनकी सलाहियतों को निखार कर इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं जनाब, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करते हैं। वो कहावत तो हम सब ने सुनी है कि वक्त कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। ईद खुतबा करीब आते ही कुछ कहावत जो होती हैं वो वाकई सच हो जाती हैं। अब जो है वक्त वाकई कम रह गया और मुकाबला सख्त है। हर किसी को ये शौक होता है कि हम सामने वाले से ज़रा बेहतर और अच्छा जानवर लेकर आएँ, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी दौड़ में क्या होता है कि मंडियों में बेपनाह रश होता है। हर कोई कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदने में भाव ताव करता नजर आता है। मुल्क की मंडियों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त इस वक्त जारी है, अपने उरूज पर है। इस बार रेट्स में कितना फ़र्क है, व्यापारी कितने दाम मांग रहे हैं, और क्या ख़रीदार जो है वो बहस तकरार करते नज़र आते हैं, सिर्फ ख़रीद लेते हैं। और सबसे अहम सवाल कि क्या कम आमदन वाले अफराद को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मिल भी रहा है, या वो मंडियों से मायूस वापस लौट रहे हैं। ज़ाहिर है जब दाम बढ़ जाएं तो फिर जो आपने बजट सेट किया होता है कि इस बजट में मुझे बकरा लेना है या इस बजट में बैल लेकर आना है, तो फिर मुश्किल तो होती है, चूँकि ज़ाहिर है महंगाई है। तो ये मामलात हैं क्या? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर भी लेकर जाएंगे, फैसलाबाद भी एंड पेशावर भी। हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे 3 शहरों से, और वहाँ पर क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। अच्छा, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर बात की जाए शहर लाहौर की, तो यहाँ भी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में, जहाँ पर हर तरह का कुर्बानी का जानवर जो है वो लाया गया है। बकरे, छतरे, दुम्बे, ऊँट, गाय, बैल सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राहक जो है वो यहाँ पर भाव ताव करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर व्यापारियों की बात की जाए तो वो भी खासे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और मुँह मांगे दाम जो है वो वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो कुछ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा पिछले साल की निस्बत इस साल कैसे रेट्स हैं, कैसा देख रहे हैं आप? बहुत ज्यादा रेट है आजकल, बहुत महंगा है। क्या लेने आए हैं? हम वेड़ा लेने के आए हैं, बकरी लेके आए हैं, तो बस ये बहुत महंगा। बकरे का क्या रेट बता रहे हैं? 60,000 रुपये एक बकरी का। 60,000 एक बकरे का रेट। और अगर आप किसी बड़े जानवर की बात करें, बछड़े की बात करें, तो उसका क्या रेट है? वो 1.5 लाख, 1,60,000, 70,000 का। आप ये सुन रहे हैं कि कीमतों में जो है वो खासा इजाफा देखने में आया। जब हम पूरी मवेशी मंडी का सर्वे कर रहे थे तो एक बात जो है वो सामने आई, वो ये कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो 30 से 35% जो मवेशी हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल बारिश का माहौल बना हुआ है, जैसे बादल जो है वो अभी बरसेंगे। और गुज़श्ता दिनों में भी इसी तरह से बारिश जो है वो देखने में आई, और यहाँ पर मंडियों में खासा रश भी था, लेकिन बारिश के बायस यहाँ पर इंतजामात जो कि नहीं थे, सहूलियात का फुकदान था, और उसके बायस भी जो है वो जानवरों की कीमतों में खासा जो है वो इजाफा कर दिया गया। यहाँ पर हर साहिबे इस्तात, हर खासो आम जो है वो आ रहा है और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर भी खरीदना चाह रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो इस कदर है कि लोग जो है वो खासे नाला भी दिखाई देते हैं, और वो यही इंतजामिया से अपील करते हैं कि सहूलियात तो यहाँ पर दी जाए, उसके साथ साथ मवेशी जो है उनके रेट्स में भी जो है वो कमी की जाए। अब हम रुक करते हैं फैसलाबाद का और वहाँ की मवेशी मंडी की सूरत हाल भी जान लेते हैं।
लाहौर की मंडी का हाल आपने जान लिया। हम लोग मौजूद हैं फैसलाबाद की नियामोवाना मंडी में और जानवर खरीदने के लिए हमारा बजट है 60 से 70 हज़ार रुपये और कोशिश ये है कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जाए जिसे देखकर घर में मौजूद ना सिर्फ बच्चे खुश हो जाएं बल्कि सुन्नत इब्राहिमी भी अच्छे से अदा की जा सके। अब 60 से 70 हज़ार रुपये में कौन सा जानवर मिल पाएगा या मिल पाएगा भी या नहीं, आए देखते हैं। यार कोई जानवर दिखाएं, कोई प्यारा सा अच्छा सा और सस्ता सा। ये देखिए प्यारा जानवर। कितने का? 5 लाख का। 60-70 हज़ार में कोई जानवर नहीं मिल रहा। सबसे छोटा भी और सस्ता भी यही है। देखिए बैल तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा 60 से 70 हज़ार में। कोई बकरा देख लेते हैं कि शायद बकरों में कोई 60 से 70 हज़ार की रेंज में मिल जाए। बैल तो मुमकिन नहीं है। किस तरह दे रहे हैं, क्या रेट है इनके? इसके 45,000 रुपये रेट है। 45,000? ये कितने का है? 60,000 रुपये। 60,000 का? कितना वजन होएगा इसका? इसका वजन कम से कम मान होता है। ठीक है, कितने का दे रहे हो? अभी 75,000 का। देने वाली बात कर, कितने की देंगे? फाइनल 65,000 का। 65,000 तक। अच्छा क्या वजह है, बकरे कुछ सस्ते हुए हैं लास्ट पिछली दफ़ा की निस्बत या पिछली दफ़ा के निस्बत महंगे हैं? पिछली दफ़ा की निस्बत से इस बार महंगे हुए हैं। बारिशों की मेहरबानी या फिर रहमदिल व्यापारी। 60 से 70 हज़ार में बैल तो नहीं, अलबत्ता बकरा 1 मन वजन तक का बासानी खरीदा जा सकता है। मज़ीद जान लेते हैं पेशावर से कि वहाँ की मंडी के क्या हालात हैं। लाहौर और फैसलाबाद की सूरत हाल तो आपने जान ली है। अब हम मौजूद हैं पेशावर की दुम्बा मंडी में। हमारे पास है 15,000 रुपये और हमने इससे ख़रीदना है एक दुम्बा। चलिए चल के देखते हैं कितने का दुम्बा मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का ये दुम्बा और कौन सी नस्ल है इसका बताइएगा थोड़ा। ये तुर्की जी, तो 60,000 रुपये कीमत है सर। मैं तो 15,000 रुपये लेके आया था कि दुम्बा मिल जाएगा मंडी में। 15,000 तो आजकल नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मिलेगा। 15 में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं तो 15 वाले कुछ भी नहीं मिलेगा, छोटा बकरा भी नहीं मिलेगा। कितने का ये दुम्बा? ये दुम्बा 40 का। और ये दूसरे वाला? ये 45 का। बड़े महंगे नहीं है इनके रेट, एक 40 का एक 45 का। इस पे खर्चा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हमारा रेट ये है। एक इसमें से लूँ तो मुझे 15-17 तक इम्पॉसिबल है। कितने का होगा आखिरी? लास्ट आपके लिए 38 पे होगा। हमें तो अभी तक कोई जानवर नहीं मिला। यहाँ पर हमारे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आप भी क्या दुम्बा लेने आए हैं, कितने का आपकी रेंज है और क्या अभी तक कोई पसंद आया दुम्बा? 30,000 की मेरी रेंज थी, मगर 30,000 में बकरा मुश्किल है तो दुम्बा तो दूर की बात है। और जो मार्केट चल रही है गुज़िश्ता साल की नज़र मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार रुपये जो है वो काफ़ी महंगे नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। हम यहाँ पर दुम्बा लेने के लिए आए हैं, लेकिन दुम्बे की रेट इतनी ज़्यादा है। छोटा सा दुम्बा होते 52,000, 50,000, 40,000, इतने सारे रेट इन लोगों ने किए। तो बहुत मुश्किल है कि यार क्या करेंगे हम। ईद में एक हफ्ते से कम का वक्त रह गया है, लेकिन यहाँ पर दुम्बा मंडी के रेट काफी तेज है। हम जो 15,000 रुपए लेकर आए थे उसमें हमें दुम्बा नहीं मिला। कल फिर चक्कर लगाएंगे, शायद कोई दुम्बा मिल जाए। और यही परेशानी हम सब की भी है जो जा रहे हैं मंडी लेने के लिए बकरा, दुम्बा या गाय के जो पैसे लेकर जाते हैं उसमें जानवर जरा मुश्किल से आपको मिला? हम खरीद लिया जानवर? नहीं मैंने नहीं लिया, लेकिन आपने तो लाइव ले लिया था 90 लाख का। 9.5 लाख का। सॉरी 9.5 लाख का। मैं 90 पे क्यों चला गया? देखिए इतनी महंगाई हो गई है। 90 लाख चला गया। इतनी तो जमा करते करते मुझे लगता है सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह। चले जी पढ़ते हैं आगे। अमेरिका, ये भी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं कि अमरीकी पाकिस्तानियों की कायदाना सलाहियतों के गुण गाते हैं। रियासत इलिनॉय यहाँ पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तानी निजात अमरीकी उम्मीदवार ने सबको पीछे छोड़ दिया और मेयर मुंतखब हो गए। उनसे मुलाकात की यासिर फिरोज ने, और क्या रही गुफ्तगू आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। यह है अमरीकी रियासत इलिनॉय का इलाका ग्लेंडल हाइट्स।
40,000 के लगभग आबादी वाले शहर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5% पाकिस्तानी आबाद हैं। मुख्तलिफ कौमियतों वाले शहर ने हालिया इंतखाबात में पाकिस्तानी अमेरिकन M.A. खोखर को मेयर मुंतखब किया है। मेयर खोखर के मुताबिक मुकामी सियासत में आगे आना वक्त की ज़रूरत है। ये है कि हम लोगों को, हम यहाँ रहते हैं तो हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अगर हम मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर वो होती तो मैं आज मेयर ना होता, आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ लंडन ना होता अगर डिस्क्रिमिनेशन होती। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कम्युनिटी इस कामयाबी को अपने लिए एजाज समझती है, मगर वोटिंग के अमल में दिलचस्पी पर भी जोर देती है। बड़ा अच्छा लगता है अपनी कम्युनिटी के पाकिस्तानी मेयर इलेक्ट होना, इनका लेना इट्स अ बिग ऑनर। मोर देन 50% जो लोग हैं यहाँ पे वो वोटिंग के लिए जाते ही नहीं है। वोटर्स ने मौका तो दे दिया, मगर साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि मेयर उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। यासिर फिरोज, समा, शिकागो, अमेरिका। तो जनाब रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और सिर्फ यहीं पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती है। हम आपको मिलवाएंगे ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्हें आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून बुशरा अमीवाला ने इंतहाई कम उम्र में जो है ये एजाज़ हासिल किया और कम उम्र मुंतखब मुसलमान अहदेदार होने का ये एजाज़ उनके सर जाता है। एग्जैक्टली जी। अमेरिका के हालिया इंतखाबात में बुशरा रियासत इलिनॉय के स्कूल डिस्ट्रिक्ट से बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रुकन मुंतखब हुई और इस कामयाबी को अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए एजाज समझते हैं। बुशरा मुस्तकबिल में पहली पाकिस्तानी अमरीकी सदर बनने से मुतालिक भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। क्या गोल्स हैं, क्या सोच रखती हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स? आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे बिकॉज़ शी इज़ इन पाकिस्तान, शी इज़ इन कराची एंड शी इज़ इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, मुझे पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं? 5 साल बाद में आई हूं। 5 साल बाद, दैट टू इन कोविड तब्दील होता हुआ लगा आपको? कोई तब्दीली देखी या कुछ महसूस हुआ कि तब्दीली हाँ वाकई आ गई है? नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लीन लगा। वाओ, कराची थोड़ा बहुत। हाँ, आपको कराची साफ लगा? लिटरली लाइक पहले के मुकाबले में मुझे लगा हाँ साफ है। अच्छा, ये तो इन्होंने लाइव शाउट आउट दे दिया सिंध हुकूमत को, कराची साफ हो गया है। अच्छा, अभी ये मुझे लगता है अभी इन्होंने बारिशों वाला टाइम नहीं देखा। आप जरा रुके, आप अगस्त तक तो लाजमी रुके। आपकी वापसी कब है? हमारी 24 को वापसी है। रुक जाए ना जरा, बारिशों का माहौल देखें, फिर हम कराची के बारे में दोबारा राय लेंगे आपसे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो कम उम्र में ऐसा एजाज़ हासिल करना। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि मुश्किल कितना था ये? बहुत मुश्किल काम था। मैं एक्चुअली 2 दफ़ा इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। पहली दफ़ा जब मैं 19 साल की थी, फिर दूसरी दफ़ा उसके 6 महीने बाद। तो मुझे 2 टाइम्स लगा इलेक्शन जीतने के लिए। पहली दफ़ा मैं हार गई थी, लेकिन हारने के बावजूद भी आपने कहा नहीं, एक बार कोशिश करनी है दोबारा। जी, जिसके सामने मैं खड़ी हुई थी इलेक्शन के, उसने मुझे इनकरेज किया कि आपको वापस खड़ा होना चाहिए, वापस रन करना चाहिए, और उसने मुझे मोटिवेट और इंस्पायर किया। You're talking about 2018, right? जी, 2017, 2018। और आप उस वक्त थी 19 साल की? हाँ जी, 19 साल की थी और आप इंतखाबात में खड़ी थी। उस वक्त हारी पे 6 मंथ्स बाद आपने दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब मुझे बताएं कि आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा? मैंने ये भी सुना है कि आपका नाम नहीं लिया जा रहा था और कई जगह ऐसा हुआ कि काम की बात नहीं हो रही थी, आपकी जो है कहना चाहिए ना पैशन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन आइडेंटिटी छुपा के या आइडेंटिटी पर बात ना होना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। सब मैं हिजाब पहनती हूँ ना, और सबको इसके बारे में ऑब्सेशन हो गया था कि हिजाबी मुस्लिम लड़की है, और मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे बस वो मुस्लिम गर्ल कहलाते थे। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादातर बात होती रहती थी। मेरे पॉलिसी आइडियाज़, मेरा प्लेटफॉर्म, इन चीज़ों के ऊपर नहीं, और मेरा वुमेनहुड के ऊपर सबसे ज़्यादा बातें होती थी। सो ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रैक्शन बन गया था लोगों के लिए। इसकी वजह से कोई आपको किसी हेट स्पीच का सामना तो नहीं करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत एक डिवर्स टाउन में रहती हूँ, पर जब मुझे इंटरनेशनल और नेशनल फेम मिला तब वो थोड़े मीन फेसबुक मैसेजेस आने लगे, थोड़े मीन कमेंट्स होने लगे, मगर मेरे फेस टू फेस नहीं हुआ। जो लोग स्क्रीन के पीछे छुपते हैं उनसे ज़्यादातर मिला। अच्छा, तो ये अमेरिका में जब आपने ये एजाज़ हासिल कर लिया, तो वहाँ की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आप तो टीवी पे देखती रहती होंगी पाकिस्तान के सियासी माहौल के बारे में, कितना फ़र्क लगता है आपको?
तो जो अच्छी बात है दैट सब चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे इनकी कंस्टिट्यूएंसी को मदद करने के लिए, और ये नियत और ये इंटेंशन मुझे दोनों पॉलिटिक्स में दिखता है, और ये बहुत अच्छी बात लगती है बिकॉज पॉलिटिक्स का एक प्रोग्रेशन है ये कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छी चेंजेस ला सकते हैं। मैं ये एक्चुअली सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। तो ये सिमिलरिटीज़ मुझे दिखते हैं, और सम ऑल्सो सिमिलरिटीज़ दैट बहुत पैसे चाहिए होता है पॉलिटिक्स में, सक्सेस होना चाहिए। अच्छा, वहाँ भी ऐसे ही है? हाँ जी, वहाँ भी वैसा ही है। तो मैं भी फंड रेजिंग काफ़ी करती हूँ। फर्स्ट कैंपेन के लिए $40,000 की ज़रूरत थी। तो मैंने एक फंड रेजिंग डिनर होस्ट किया था जिस पर 500 लोग ने $50 के टिकट्स बाय करके आए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कराची से ही है? हाँ जी, मेरे फैमिली कराची से है। और आप उधर? तो मेरी पूरी फैमिली उधर रहती है। अच्छा। हाँ, शिकागो में हम, मेरे डैड जब 17 इयर्स के थे बहुत हार्ड इन्हें वर्क किया कराची से शिकागो आने के लिए, एंड देन मैं उधर बोर्न हुई थी, मेरे भाई बहन उधर बोर्न हुए थे, और कराची में आना जाना रहता है। लेकिन ज़रा आप तो बाय बर्थ अमेरिकन है, बट उसके बाद ज़रा सफ़र बताएं अपने, आपकी एजुकेशन, पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आप आई, आगे फ्यूचर में क्या सोचती हैं, ज़रा इसको भी बताएं। ऑफ कोर्स, तो मैं भी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। मैं डिपॉल यूनिवर्सिटी गई थी क्लास ऑफ 2020, तो कोविड में ग्रेजुएशन था। मैं ग्रेजुएशन स्पीकर भी थी, मगर बस एक यूट्यूब वीडियो एंड ऑफ द डे पर बन पड़ा। एंड मैं गूगल के लिए जॉब करती हूँ, तो पॉलिटिक्स आउटसाइड ऑफ दैट करती हूँ। गूगल के लिए क्या करती हैं? मैं एक अकाउंट मैनेजर हूँ, सो इनके सारे $1 million अकाउंट्स को मैनेज करती हूँ गूगल एड्स एंड यूट्यूब एड्स के लिए। शेब का भी अकाउंट है, मैं चाहूँगी आप इसको भी मैनेज चलाता खुद बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान में होती, हमारी माशाल्लाह इतनी पार्टीज़ हैं, कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करना पसंद करती हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? ये तो मुझे सही से इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक पार्टी को बोलूँ, मगर जब मैं इस्लामाबाद में थी मैंने हर मेंबर अब सारे डिफरेंट पार्टी से मुलाकात हुई। से आपने मुलाकात? हाँ जी, अभी रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले ही गई हुई थी। ये बताएं किस किस से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या आपकी डिस्कशन रही, क्या चीज़ें आपने शेयर की, क्या आपको वहाँ से इनपुट मिला? हाँ जी, तो 25 मीटिंग्स थे मेरे, इंक्लूडिंग मॉर्निंग शोज एंड इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स एंड सब। तो एक दो नाम नहीं लेने बिकॉज कोई छोड़ दूँ तो बुरा लगेगा, पर हमने जो मेन बात है कि इसको पाकिस्तान को हम एक ब्रांड की तरह कैसे बना सकें, पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनली पैकेज एंड शिप करें तो ऐसे रिकग्नाइज हो एक बहुत पॉजिटिव लाइट एंड मैनर में। वो बात मुझे बहुत रेजोनेट करा गया बिकॉज मैं मार्केटिंग में वर्क करती हूँ, तो मैं ऐसा मेरा ब्रेन फंक्शन करता है, एंड मुझे बहुत नॉलेज मिला, बहुत चीज़ें सीखने का मिला। एंड उधर के नेशनल असेंबली में अनाउंस भी किया गया स्पीकर के सामने कि मैं आई हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड तो एक शाउट आउट भी मिला। That was a proud moment for you and your family, right? Absolutely. Great. बुशरा, मुझे भी बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका जब हम इनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ज़रा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कभी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स और कभी बहुत अच्छे रिलेशनशिप, पोटेंशियल बहरहाल बरकरार है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन एट दिस पॉइंट जब हम देखते हैं कि एक ऐसा टॉपिक भी ज़ेर बहस आया कि अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये जो ऐसे मामलात आ जाते हैं सामने, तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूँ या उनकी बात करूँ जो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी हैं, जो वहाँ के इदारों में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, क्या रोल इनका हो सकता है दोनों मुल्कों को करीब लाने में? चूँकि ज़ाहिर है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ये आलमी बरादरी के लिए भी अच्छा, खत्ते के लिए भी अच्छा है। हाँ जी, हमको है ना पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए एट ऑल टाइम्स। एज अमेरिकन हमारे रूट्स पाकिस्तान में ही होता है, तो हमको बोलना चाहिए प्राउडली कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पीपल ऑफन टाइम्स पूछते थे कि ओह या दैट्स दैट इंडियन गर्ल, मगर बोलती हूँ कि नो, मैं पाकिस्तानी हूँ। एंड पीपल को सीखने का मौका मिलता है, ऐसे ही हमको फंक्शन करना चाहिए। एंड इसके थ्रू रिलेशंस भी स्लोली बट श्योरली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है, बॉटम अप से फंक्शन होता है बिकॉज और लीडर्स इलेक्ट हुए हैं हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम खुद को ऐसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देन हमारे लीडर्स भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं कि अच्छा एक चीज़ या एक जीत हमें मिल गई, लेकिन उसके आगे भी कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमने चढ़नी है, तो आपकी नज़र में मज़ीद क्या क्या करना अभी बाकी रह गया? हाँ जी, तो सम ऑफ द थिंग्स जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सीट पर
इम्पैक्ट बना चुकी हूँ, इज़ दैट हलाल लंचेस स्कूल्स में ला चुकी हूँ जो पहले नहीं था. तो something as small as that to now every school in the state of Illinois को positive contributions of Muslim Americans in history सिखाना चाहिए. Because मैंने help किया with the help of a lot of others testify किया in front of the Illinois General Assembly. So सारे school in the state of Illinois ये सिखाते हैं. इससे पहले बस 9/11 सिखाते थे. तो एक ये भी impact बन चुका है. And मैं चाहती हूँ future में कांग्रेस के लिए रन करूँ एक दिन. हाँ जी. अभी मैं बस 22 साल की हूँ. 25 होना चाहिए रन करने के लिए. तो एज थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर है राइट नाउ. कोई बात नहीं, आपको वक्त मिल गया अभी और कैंपेन करने का और तैयारी करने का. अच्छा, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी निजात अमरीकी सदर बनने का भी इरादा? सर्द मतलब प्रेसिडेंट. ओह इंशाल्लाह, क्यों नहीं. उधर बोर्न हुई हूँ तो वन डे बन भी सकती हूँ अगर चाहूँ. कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. ज़रूर ख्वाहिश है. एक ख्वाहिश तो है of course. छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन काम इसके लिए, मेहनत इसके लिए बहुत ज़्यादा है. हाँ, ऐसा ही है. अच्छा, पाकिस्तान जब आती हैं और कौन से खाने सबसे ज़्यादा यहाँ के पसंद होते हैं? क्योंकि हमेशा ही कहते हैं पाकिस्तानी खाने बहुत स्पाइसी होते हैं और बहुत मिर्चें होती हैं. हाँ. क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, स्पेशली कराची का? हाँ, कराची का खाना बहुत मुझे पसंद है. इतना फ्लेवरफुल और बहुत अच्छा है. इधर सब कुछ हलाल भी होता है तो वो बहुत पसंद है. होती है ना? हाँ, बहुत आसानी कुछ भी खा लिया. Exactly. रोड साइड फूड ट्राई किया? मैंने सुना है कि नहीं ट्राई करना चाहिए ताकि सिक नहीं हो जाऊं. दिल कर रहा था? बहुत कर रहा क्या था. खाने का दिल किया जब सड़क कराची की सड़कों से गुजर रही थी? तो गोला गंडा मुझे खाना था मगर मिनरल वाटर से नहीं बनता है. बिरयानी खा ली? हाँ, बिरयानी खाई. मुझे चिकन मखनी और बटर चिकन बहुत पसंद है. बनाती भी है? हाँ जी, बनाती भी. You're a good chef? नहीं, इतनी अच्छी नहीं हूँ मगर मीडियम अच्छी हूँ. मेरी मॉम बहुत अच्छी शेफ है. ओके, ज़बरदस्त. ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है. आप मुझे बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालिक क्या राय है आपकी? इनका इमेज अमेरिका में बहुत पॉजिटिव है बिकॉज वो यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर चुके हैं. एज अ यंग पर्सन वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि वो हमारे फ्यूचर लीडर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में ऑलमोस्ट इनके सारे बिलो लेवल्स एक्सेप्ट फॉर इमरान खान से मुलाकात हुई. सो बहुत इन सब से लर्न करना मिला कि इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं इनके साथ, इनका लीडरशिप स्टाइल कैसा है. तो बस मीडिया के परसेप्शन नहीं है, वो फर्स्ट हैंड परस्पेक्टिव भी मुझे मिला इनके बारे में. तो आई फील लाइक मेरे पास एक वेल राउंडेड पिक्चर है इनके बारे में. ग्रेट. एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैं एक बुक भी ओके रियली क्विक मैं एक बुक भी लिखती हूँ. इंशाल्लाह अगस्त 2021 में होगा. मेरे बारे में 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी है, एक हुलू, एक अमेज़न एंड एक PBS पर. सो इंशाल्लाह कीप इन टच. मैं सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हूँ. एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू फॉर कमिंग. इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो. थैंक यू वेरी मच बुशरा. चलिए, तो गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा. कुछ और मेहमान भी बाकी हैं जिनसे करेंगे मुलाकात, लेकिन ब्रेक के उस पार. वेलकम बैक जनाब. ज़रा खेल के मामलात की बात करते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की बी टीम ने वाइट वॉश कर दिया. जब भी हम बात करते हैं बी टीम की और ये कहते हैं कि यार वाइट वॉश कर दिया मतलब मुकम्मल धो ही दिया, हम कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी कहाँ खड़ी है. उनकी अच्छी थी. हाँ, उनकी अच्छी थी, पॉजिटिविटी. ना सिर्फ क्रिकेट, वो भी खेलने आए थे ना, वो भी खेलने आए थे, लेकिन आप फिर भी देखें कि यार बी टीम मतलब वो अगर ए होती तो मजीद कितना धोती, डबल कोट कर देती वाइट वॉश का. तो जनाब ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी और स्क्वाश में पाकिस्तान बरसों पहले अपना ये मकाम खो चुका है जो कि उसे शायद अब हासिल कर लेना चाहिए था. सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि हम 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और 22 करोड़ आबादी के बावजूद हम इतने पीछे, जबकि अगर दूसरी जानिब हम देखें ना तो 50 लाख से भी कम आबादी वाला एक मुल्क न्यूजीलैंड, जिसकी मिसाल खान साहब कराची का चौथा हिस्सा, और वो देखिए वो खेल के मैदानों पे राज करते हमें नजर आते हैं. उनका कोई भी आप खेल उठा के देख लें, ज़बरदस्त उनके प्लेयर्स हमें नजर आते हैं. और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी न्यूजीलैंड की मिसाल देते. लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सिर्फ मिसाल देने से कुछ नहीं होता. अगर हम सिस्टम को ठीक करेंगे तो शायद खेल और खिलाड़ी से मुतालिक अच्छी खबरें भी आएंगी, लेकिन सिस्टम ठीक करने को कोई तैयार नहीं होता. न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स सिस्टम में आखिर ऐसी क्या बात है कि वो हमेशा में आगे नज़र आते हैं, हमेशा जो उनके प्लेयर्स हैं वो में ज़्यादा जीत के तमगे लेते नज़र आते हैं. क्योंकि और फिर यहाँ पर ये मवाजना होता है कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या फेवरेट हम कहाँ गलती कर रहे हैं और वो क्या बेहतरी लेकर आ रहे हैं सिस्टम में. असद अहमद और हुज़ैफा खान की रिपोर्ट देखिए. आगे बढ़ते हैं अपने एक अहम मौजू की जानिब. बच्चों की बात
बात करते हैं और उन बच्चों की बात करते हैं जिनके वालिदैन तब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उन बच्चों को कोई बीमारी हो, अस्पताल लेकर जाएं, वहाँ या तो डॉक्टर ना हो या तो सहूलियात ना हो। बात हम उन बच्चों की करेंगे जो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हेल्थ सिस्टम मयारी नहीं है। पसमानदा इलाके, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो दूर दराज किसी और जगह रहते हों, यहाँ पर कई इदारे ऐसे हैं जो कि हुकूमत के ताउन से काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक जॉइंट वेंचर जिसकी हम बात आज करेंगे, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार हमने इनसे मुताल्लिक गुफ्तगू भी की है, जो इनका काम है आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन चूँकि काम वसी होता जा रहा है, काम बढ़ता चला जा रहा है, जब हेल्थ सिस्टम हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो, ऐसे में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अब किस तरह काम करे, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ कम्युनिकेशन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ताबिश शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ तो हमेशा हम बात करते हैं कि अब कितनी कवरेज होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा, आज हम ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, तो जो स्टोरी है मैं चाहता हूँ कि वो नाजरीन तक पहुँचे, तो प्लीज़ ताबिश शेयर कीजिएगा ये सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर टुडे। आज से कोई 11 साल पहले जब पाकिस्तान का 1/5 एरिया फ्लडेड था, तब एक इंटरनेशनल मीडिया के एक एंकर ये स्टोरी कवर कर रहे थे, इस कैलामिटी को कवर कर रहे थे। तो वाइल ही वाज गोइंग टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, जब वो सिविल हॉस्पिटल कराची में खड़े हुए, जहाँ पर रोड्स भी फ्लडेड थी और पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज़ आके अपने बच्चों को लेकर इलाज करवा रही थी और बाहर सड़कों पर रह रही थी दिन रात, तो जब उन्होंने ये देखा कि बच्चों को बिल्कुल ही सीमेंट के स्लैब पे ट्रीट किया जा रहा है और दवाइयाँ और डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया पाकिस्तान की आवाम से। उन्होंने कहा कि ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है ही, बट पाकिस्तानी इस बारे में क्या कर रहे हैं। सो हमारे एक चेयरमैन ने ये फुटेज देखी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने देखा तो वाकई वही हाल था, और जब उन्होंने अपने दोस्तों को लेकर आए, उन्होंने दिखाया कि इस बिल्डिंग को हम रेनोवेट करते हैं, कुछ इक्विप करते हैं, तो जब उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो बिल्डिंग किसी भी वक्त केव इन होने वाली थी, किसी भी वक्त बच्चों पे गिर सकती थी। सो दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि नो, वी नीड टू जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट करना है और इस सिलसिले को लॉन्ग टर्म पे लेकर जाना है। इट्स ईजियर कि आपने पेंट कर लिया, इक्विप कर दिया एंड देन यू वॉक आउट, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक इट अप, एडॉप्ट एंड रन मॉडल पर आप चलाएं। तो इसी तरह से चाइल्ड लाइफ का आगाज़ हुआ। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वी स्टार्टेड ऑफ विद सिविल हॉस्पिटल कराची वे बैक इन 2011 एंड अप टिल नाउ Alhamdulillah, we have 10 emergency rooms. Okay, across Pakistan. Across Sindh and Balochistan. Across Sindh and Balochistan. ज़्यादा फोकस है सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हम देखें ना तो ज़्यादा ये चीज़ें हमें नजर, जब हम गूगल करते हैं ना तो बलूचिस्तान वो जगह है जहाँ पे हमें ज़्यादा ऐसा नजर है कि सहूलियत नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन बात वही है, आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और फिर हम बढ़ते चले गए। हमने पहले कराची शहर पे फोकस किया, तो कराची के जो 5 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल, NICH, कोरंगी 5 नंबर, अब्बासी और लियारी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने सारे कवर कर लिए थे कराची के। ज़बरदस्त। तो कराची जो फिर आप निकले और डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, दूसरे शहरों में गए, नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद और क्वेटा। अच्छा, क्योंकि तब इस वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि हम फ़ौरन उस तरफ आएँ। इस वक्त आप लोग टेली मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे इस बताएं कि सिंध में कितने टेली मेडिसिन सेंटर से मुंसलिक हैं, सेंटर्स जहाँ पर बच्चे आते हैं, किस तरह से उनका इलाज होता है? सेम गोज़ फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, तो हमें पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छोटे शहरों में रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन। सो हम फिर उन लोगों का क्या, उन माँ बाप का क्या, वो अपने बच्चों को लेकर यकीनन अपना रिक्शा बेच के या अपने सोने की चूड़ियाँ बेचकर अपने बच्चे को शहर में ले ज़रूर आएंगे इलाज का, बिकॉज़ माँ बाप का जो प्यार है वो ना कोई हैसियत देखता है, ना कोई ज़बान देखता है, ना ही कोई बाउंड्रीज़ देखता है। ठीक है, तो वो लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन फिर वो जिस मुश्किल से गुजरेंगे तो हम सब का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उनकी भी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा करें। सो चाइल्ड लाइफ ने इमरजेंसी रूम्स टीचिंग हॉस्पिटल्स में बना लिए। फिर हमें ये एहसास हुआ कि बच्चे जब इन छोटे शहरों में
छोटी बीमारी से शुरू होकर जब वो क्रिटिकल सिचुएशन पे पहुंचते हैं तब माँ बाप उनको शहर में लेकर आते हैं। उस वक्त तक बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों की जानें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो टेलीमेडिसिन एक ऐसा इनिशिएटिव है चाइल्ड लाइफ का कि हम उन छोटे शहरों पर फ़ोन और कैमरे के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बच्चे को ट्रीट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। यस, वो कैमरा इस कदर हाई डेफिनेशन है कि आप जूम इन करके बच्चे की प्यूपिल चेक कर सकते हैं, ब्रीदिंग रेट चेक कर सकते हैं। इतना एडवांस सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसकी सेंट्रल साइट हमारे सिविल हॉस्पिटल कराची में बनी हुई है। सो डॉक्टर्स सिटिंग इन सिविल हॉस्पिटल कराची कैन ट्रीट अ चाइल्ड ऑल द वे टू कश्मीर, all the way to Pashin, all the way to the end of बलोचिस्तान पशीन। और वहाँ से फिर एक बहुत बड़ी नीड ये भी होती है कि उस बच्चे को अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो फिर वो कहाँ, तो हमारी जो इमरजेंसी रूम हब के तौर पे सर्व करती है पर्पस, जैसे सखर है या लाड़काना है, हैदराबाद है और कराची की एरियाज़ और कोयटा, तो उस बच्चे को फिर हम उस ER में भेजते हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है कि उस ER में पहुँचने से पहले उस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के हमारे डॉक्टर्स के पास पहुँच चुकी और हो सकता है कोई सपोर्ट जो उसे रिक्वायर्ड वो ऑलरेडी रेडी होती है। स्टाफ इज रेडी टू वेलकम द चाइल्ड एंड दे आर रेडी एंड इक्विप्ड विद द। ये इतनी प्यारी बात है कि अक्सर ये होता है कि दूर दराज इलाके से ना मालूम होता है कि बच्चे को कहाँ लेकर जाना है, और लेकर जाएं तो वहाँ पे उन्हें स्पेस नहीं है, बट आप लोगों ने इसको इस तरह से आसान कर दी है। जी, और दूसरा एक लैंग्वेज बैरियर, वो सारी उसकी हिस्ट्री, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एज, उसके वाइटल सब डॉक्टर्स नर्सेस के पास पहले से मौजूद होते हैं, और वो बच्चा सिर्फ जाता है और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग, और अल्लाह का शुक्र है वी आर देयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध। 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वी आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम थ्रू इमरजेंसी रूम्स एंड टेलीमेडिसिन सैटेलाइट सेंटर्स। और क्वेटा में एज वी स्पीक वी हैव 12 satellite centers and 1 emergency room. Great. Thank you ताबिश, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी चाइल्ड लाइफ से मुतालिक। आज हम गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, वरना और भी गुफ्तगू करते हैं कि आगे चलकर क्या है, प्लान लेंगे किसी और शो में। सही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।